नमस्कार साथियों। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने बात कर लिया था, जो भी आप लोगों के डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। और कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो एनडीपी है और एनएनपी है थोड़ा वो कम समझ में आया। ठीक है, बाकी जिनकी भी समस्याएं थी वो हम लोगों ने देख लिया था। एक बार उसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी समय के लिए मान लीजिए आपने कोई फर्म लगाया। फर्म का मतलब यहाँ पर मैं कंपनी से ले रहा हूँ। एक कंपनी आपने स्थापित किया। कंपनी स्थापित करने के बाद इसमें टोटल आपका जो निवेश हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं निवेश व्यय। निवेश व्यय, व्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि उपभोग व्यय, एक होता है निवेश व्यय। जो उपभोग व्यय होता है सामान्य उपभोक्ता करता है। जैसे डेली लाइफ में जो कुछ भी हम खर्चे करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसे उपभोग व्यय कहा जाता है। जैसे हमने क्या किया, हम गए और मार्केट से ऐसे समझ लीजिए कि कुछ भी ऐसा सामान जैसे ब्रेड, ऑमलेट, कटलेट आपने ख़रीदा, खाया, कंज्यूम कर लिया। ये क्या है? उपभोग पर आपने खर्च किया। इसके अलावा आपने कोई सामान खरीदा जो आपकी ज़रूरत की थी, ये उपभोग व्यय है। ठीक है, लेकिन जब एक फर्म व्यय कर रहा है अर्थात निवेश कर रहा है, निवेश किसके लिए कर रहा है? उत्पादन बढ़ाने के लिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए अब दो काम हो सकते हैं। या तो वो संसाधनों पर खर्च करे। संसाधनों का मतलब अब उत्पादन के जो चार कारक थे, जैसे कोई कंपनी या फर्म आप लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको भूमि चाहिए, फिर मजदूर चाहिए, फिर उसके बाद पूंजी चाहिए और एक उद्यमी चाहिए जो वो खुद काम कर रहा है। तो आपने उस पर निवेश किया, तो उसी पर जो धनराशि आपने निवेश किया या उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने निवेश किया, उसे हम निवेश व्यय कहते हैं। निवेश करके आपने उत्पादन बढ़ा लिया। अब एक बात बताइए, टोटल का हमने मान लिया कि जो आपने निवेश किया है उसकी कुल लागत, मैंने ये कहा कि ये 100 रुपये हैं। मान लीजिए थोड़े समय के लिए 100 रुपये हैं। अब ये 100 रुपये कुल आपकी लागत है। ठीक है, ऐसे इसको समझा। उसके बाद जब आपने प्रोडक्शन किया, यहां पर प्रोडक्शन करने के बाद अभी आपका सामान, जैसा कि मैंने कहा था कि फैक्ट्री में है, अगर वो आपको याद हो, फैक्टर कॉस्ट याद हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगी। उत्पादन करने के बाद जो आपकी वस्तु की कीमत है, मतलब ये गया मार्केट में, बाजार में गया, बाजार में आपने इसे बेचा और कुल आपको जो आय हुई, ठीक है, बिक्री की गई। बिक्री करने के बाद मैंने ये कहा कि आपको कुल आय हुई 120 रुपये की, या 150 मान लेते हैं, 120 बहुत कम हो जाएगा, 150 रुपये। अब एक व्यक्ति ने कहा कि आपका दोस्त है, उसने कहा कि यार तुमने तो बहुत पैसे कमा लिए, 150 रुपये कमा लिया। तो आपने कहा कि रुको भाई, मैं बताता हूँ मैंने कितना कमाया है। आपने इसका पूरा डिटेल बताना शुरू किया। आपने कहा चार कारकों को भुगतान कितना किया गया। इसमें हमने ये कहा कि 80 रुपये चार कारकों को भुगतान किया गया। उसके बाद हमने ये कहा कि यहाँ पर टैक्स दिया गया, यहाँ मान लेते हैं 10% टैक्स दिया गया। ठीक, वो नेट टैक्स उसको आप छोड़ दीजिए केवल समझने के लिए। ठीक है, फिर मैंने ये कहा कि ऐसा नहीं है, केवल इतना ही नहीं है, अभी तो ये 90 रुपये हुआ, अभी कुछ और आप समझ लो, जैसे परिवहन। ठीक, इसके अलावा जो मशीन है उसकी घिसावट है, मशीन ना लिख करके यहाँ पर सीधा घिसावट लिख दिया। इन दोनों को मिला करके हमने ये कहा कि इसका 10 रुपये, क्योंकि जो आपने मशीन खरीदा है उस मशीन की कीमत धीरे धीरे, मार्केट वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि मशीन द्वारा उत्पादन हो रहा है। उत्पादन होने के बाद उस मशीन के पार्ट जो कल पुर्जे हैं वो घिस रहे हैं। अब घिसने का मतलब ये है कि अब उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई। तो जो घिसावट हुई है वो आपकी पूंजी थी ना, यानी कि आपकी पूंजी के मूल्य में कमी आई है।
तो उसे भी आप किस में शामिल करेंगे? जो 4 कारक हैं, उत्पादन के कारक हैं, उसी में तो शामिल करेंगे। तो जब आपने टोटल कर दिया तो आपने कहा कि भाई इसको मिला करके टोटल जो होता है ये 100 रुपये होता है। अब तुम देखो कि मैंने 150 रुपये कमाया है, तो 150 में से माइनस कर दो 100 और देखो कि मैंने कितना कमाया है। टोटल मुझे जो मिला है वो 50 रुपये मिला है। तो ये जो 50 रुपये आपको मिला है, इसको सामान्य भाषा में समझिए, ये आपका नेट है, मतलब शुद्ध लाभ है, जिसे कहते हैं ना शुद्ध लाभ। इसमें और कुछ नहीं है, सब कुछ आपने निकाल दिया, जितना आपने लगाया था उत्पादन करने के लिए सब कुछ आपने उसे निकालने के बाद, घटाने के बाद, तब आपने देखा कि आपको नेट जो लाभ हुआ है वो कितना है, 150 रुपये। उसी तरह से अब ये आपने एग्जाम्पल समझ लिया। हमने बात किया था जीडीपी, और जीडीपी से ही संबंधित है, हमने कहा था कि एनडीपी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये कैसे होगा? तो जो हमारी जीडीपी है, मान लीजिए जीडीपी में से हमने ये कहा था कि जो जीडीपी के अंदर, अर्थात एक घरेलू सीमा के अंदर जीडीपी क्या है, यहाँ पर हमने कहा था ना कि डी का मतलब यहाँ पर डोमेस्टिक है, डी का मतलब डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक की बात की जा रही है, यानी कि घरेलू सीमा। तो घरेलू सीमा तो आप इसको मान लीजिए थोड़े समय के लिए भारत, ठीक है। घरेलू सीमा आप ऐसे समझ लीजिए, इस घरेलू सीमा में जो उत्पादन किया गया है, समझने के लिए, यहाँ पर विदेशी, हमने कहा था कि विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनी प्लस व्यक्ति, दो है ना, और यहाँ पर नागरिक, ऐसे समझिए, नागरिक प्लस कंपनियां भारत की, दोनों के द्वारा यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है ना। आप देखिए, बाजार जब देखेंगे, किसी भी अपने आसपास के बाजार में जाएंगे, थोड़ा बड़ा अगर कस्बा भी हो, तो वहाँ पर रिबोक, एडिडास, ये सब कुछ शोरूम आपको दिखेगा। इसके अलावा आप अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लीजिए, गाड़ियाँ देखते हैं रोड पर, तो गाड़ियाँ कौन सी हैं? फोर्ड हैं, मैंने बताया था सुजुकी है। बहुत सी ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में उत्पादन करती हैं, और जो कंपनियां भारत में उत्पादन कर रही हैं, उन कंपनियों के बारे में सोचिए, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे यहाँ से वो लेकर के जाएंगे, तो लेकर के जाएंगे, और भारत के नागरिक, ठीक है, उनको ले जाएंगे, तो हमने माइनस कर दिया। और जब हम ये कह रहे हैं कि हम माइनस कर देंगे, सब कुछ घटाने के बाद, सब कुछ निकालने के बाद जो हमारे पास बचता है उसे ही हम कह रहे हैं, सब कुछ मतलब प्लस माइनस करने के बाद हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेट का मतलब यहाँ पर है शुद्ध, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर ग्रॉस का मतलब सकल, मतलब कुल कह लीजिए, और नेट का मतलब हमने कहा था निवल या शुद्ध, ठीक है। बाकी इसी से संबंधित जो था, हमने कहा था कि जीएनपी, और इसी से संबंधित एनएनपी। तो यहाँ पर भी नेट का मतलब वही है, सब कुछ माइनस करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए, ये बातें बाकी एक बार क्लास पीछे वाली देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो डाउट सेशन में जो कुछ भी आप लोगों को मेल आईडी प्रोवाइड कराया गया है, आप अपनी जो भी जिज्ञासाएं हैं मेल कर दीजिए, मैं उसको ज़रूर कंसीडर करूंगा, और उसको जब जिस दिन डाउट सेशन होगा उस डाउट सेशन में पूरा हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ को देखने के बाद, हम लोगों ने कल के सेशन में बात कर लिया था कि राष्ट्रीय आय की समस्याएं क्या हैं। उन समस्याओं को समझने से पहले, यहाँ पर जो हम लोगों ने कल के सेशन में यहाँ पर बात किया था कि जो पुरानी वस्तु है, और हाँ, यहाँ पर हमने ये कहा था कि भैया
कि नेशनल इनकम इनकम में शामिल नहीं किया जाता। किसे नहीं किया जाता, यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी को 5K का जो उसे स्कॉलरशिप दिया गया, यह एक पक्षीय हस्तांतरित आय है, तो हस्तांतरित आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता। उसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पेंशन है, पेंशन में दो तरह की पेंशन है, एक रिटायरमेंट पेंशन है और एक विधवा पेंशन है। तो विधवा पेंशन को शामिल नहीं किया जाएगा, रिटायरमेंट जो पेंशन है उसको शामिल किया जाएगा, क्योंकि हमने ये कहा था कि यहाँ पर उत्पादन जो हो रहा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रिटायर हुआ है तो वो इसलिए पेंशन प्राप्त कर रहा है क्योंकि उसने पहले सेवा दी है, और सेवा देने अर्थात सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है या उत्पादन किया है। तो उत्पादन किया है तो उसके बदले उसे जो उसकी सैलरी से कुछ हिस्सा काट करके रखा गया था, बाद में उसे पेंशन के रूप में दिया जा रहा है, तो वो उसके उत्पादन का ही परिणाम है, इसलिए हम उसे नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। लेकिन जो विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो विधवा पेंशन दिया गया वो किसी भी उत्पादन का परिणाम नहीं है, वो सोशल वेलफेयर में दिया जा रहा है, एक पक्षीय हस्तांतरण किया जा रहा है। इसी तरह से मान लीजिए आप अपने रिलेशन में गए और रिलेशन में जाते जाते जो मौसी, ताऊ या मौसा, फूफा, मामा जो कुछ भी हैं, आपको 100-200 दे दिए, तो वो आपके लिए तो इनकम है, लेकिन वो किसी भी प्रोडक्शन का भाग नहीं है, आपने उसके बदले कोई सेवा नहीं दिया। अब ये नहीं कहेंगे कि मैंने तो मौसी का पैर छुआ था तो खुश होकर के दे दी थी, तो वो मौसी का पैर छुआ था, वो आपके नैतिक मूल्य हैं, ठीक है। और नैतिक मूल्यों के आधार पर ये आप नहीं कह सकते कि मैंने सर्विस दिया है, ये सर्विस नहीं है, ये आपके नैतिक मूल्य हैं जो एथिक्स में आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वो सारी बातें इसमें शामिल होंगी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था इस चार्ट के माध्यम से। यहाँ पर क्या कहा गया था कि एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष कौन सा, तो उस समय जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है कि एक वित्तीय वर्ष में प्रोडक्शन, उत्पादित, यहाँ पर कहाँ पर, तो घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो यहाँ पर प्रोडक्शन आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अटकें कि कौन से आय को या किस को हम इसमें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, तो राष्ट्रीय आय में वो सारी बातें जब भी आप पढ़ें या जब भी आप याद रखें या जब भी आपसे पूछा जाए, तो आपको सीधा सीधा सा याद रखना है कि क्या वो प्रोडक्शन का कारण है, प्रोडक्शन के बदले किया गया है या नहीं किया गया। अगर आपने प्रोडक्शन किया है गुड्स एंड सर्विसेज का और उसके बदले आपको आय हो रही है, आय प्राप्त हो रही है, तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। अगर नहीं किया गया है, आपने उसके बदले कोई सेवा नहीं दिया है, उत्पादन नहीं किया है, तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा। इसीलिए बार बार इस परिभाषा को देखना है, याद कर लेना है, या मतलब याद करने का मतलब ये समझ लेना है कि क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, कि एक वित्तीय वर्ष में एक घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, उत्पादित, यहाँ पर प्रोडक्शन की बात है। अब ये नहीं कहेंगे कि सर जो मुझे इनकम प्राप्त हुई वो तो खर्च तो होगा ना, खर्च तो हम करेंगे ही ना, तो इकोनॉमी बढ़ेगी क्योंकि हमने डिमांड क्रिएट किया है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर केवल प्रोडक्शन के मूल्य को देखा जाता है। अगर उत्पादन है तो उसे शामिल किया जाएगा, अगर उत्पादन नहीं हुआ है तो शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे लाखों एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, लाखों एग्जाम्पल। जैसे मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं तो आपने इसके बदले भुगतान किया है, ठीक है, इसके बदले जो आपने भुगतान किया है ये राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन मैं अपने ही बच्चे को अगर ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो वो शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को जब ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो क्या मेरा बच्चा मुझे फीस दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो फीस नहीं दिया गया अर्थात इसमें लेन देन नहीं हुआ, लेन देन नहीं हुआ तो फिर इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। उसी तरह से अब बात आती है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं हैं, क्या उसको शामिल किया जाता है? तो दरअसल महिलाएं जो हैं
यहाँ पर हमने ये कहा था कि पुरानी वस्तु का विक्रय और महिलाओं द्वारा, जो महिलाएं हैं घरेलू कार्य। अब एक बात सोचिए, महिलाएं जो घर में सर्विसेज दे रही हैं, बच्चों के लिए खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, सब कुछ करना, इसका मौद्रिक मूल्य आंका जाता है क्या? नहीं आंका जाता, उसका मौद्रिक मूल्य नहीं लगाया जाता। और अगर आप लोगों को याद हो तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने बताया था कि एक महिला और मतलब एक दंपत्ति हैं, और वो दंपत्ति आपस में झगड़ जाते हैं। झगड़ने के बाद वहाँ उनका बैग तैयार रहता है और वो फिर चली जाती हैं मायके। इन्होंने कहा ठीक है जाओ तुम, मैं बना करके खा लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, ऑफिस जाना है, मैं क्या करना है, ऑफिस ही तो जाना है, बना लूँगा, खा लूँगा, टिफ़िन लेकर के चला जाऊँगा। जब वो महिला चली गई तो फिर जो भाई साहब थे उनको 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन उनको रियलाइज़ हुआ कि मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करता हूँ, किसी दाई को रख लेता हूँ। तो उन्होंने एक दाई के लिए, मतलब दाई का मतलब जो खाना बनाने के लिए, दाई या बाई जो भी कह लीजिए, तो उन्होंने उस महिला को बुलाया। महिला ने कहा कि 10,000 रुपये मंथली लगेंगे। तब उनको ध्यान आया कि जो वाइफ सर्विसेज दे रही थी, दरअसल उसका मौद्रिक मूल्य है। ये अलग बात है कि मैं उसे काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि घर में रहती है महिला, काम करती है, तो नियति मान ली जाती है। तो इसलिए कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, इसे हम समस्याओं में भी काउंट करेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे। तो जो महिलाएं घर में सेवाएं देती हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। एक तो ये बात है। तो इससे संबंधित पुरानी वस्तुओं के जो विक्रय से संबंधित थी बातें, कल हम लोगों ने देख लिया था। अब बात होती है यहीं पर, राष्ट्रीय आय की सीमाएं क्या हैं। तो राष्ट्रीय आय की सीमाओं का मतलब ये है कि राष्ट्रीय आय हम आकलन तो करते हैं। आप एक बात थोड़ा सा सोचिए कि जिस राष्ट्रीय आय की हम बात लगातार चर्चा कर रहे हैं, उस राष्ट्रीय आय में कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहली बात कि जो अनौपचारिक क्षेत्र है, अनौपचारिक क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जो आय प्राप्त होती है लोगों को, उसका डेटा हमारे पास रहता है क्या? उसका डेटा तो हमारे पास नहीं है। और डेटा नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ये जो राष्ट्रीय आय है, दरअसल एक तो सही गणना में सही गणना नहीं है। सही गणना इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जो आय है उसका हमारे पास डेटा नहीं है। अगर इनका डेटा भी प्राप्त हो जाता तो फिर हमारी राष्ट्रीय आय और अधिक हो जाती। अब अनौपचारिक क्षेत्र कौन है? जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, जो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, जो रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति है, उसकी आय का डेटा हमें नहीं मिल पाता। और चूंकि अनौपचारिक क्षेत्र ही है इसलिए वो डेटा देते भी नहीं है। ठीक, तो इनकी आय का हमें पता नहीं चल पाता। बैंकिंग व्यवस्था या वित्तीय व्यवस्था तक उनकी पहुंच नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं कि उनका वित्तीय समावेशन नहीं हुआ है। और वित्तीय समावेशन का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि वित्तीय व्यवस्था से वो जुड़े नहीं हैं। वित्तीय व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि बैंक में केवल खाता खुल गया। वित्तीय व्यवस्था एक बड़ी संकल्पना है और बैंक में आपका खाता खोलना, उसमें जमा स्वीकार करना, उसमें जमा करना, उधार लेना, यह बैंकिंग समावेशन है। ठीक है, वित्तीय समावेशन में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जैसे बीमा। ठीक है,
बीमा पॉलिसी और उससे संबंधित जो सेवाएं हैं उनको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। शेयर मार्केट वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि वित्तीय समावेशन नहीं हुआ है, इसलिए बैंक तक उनकी पहुंच नहीं है, वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं है, तो इसलिए वहां पर लेन देन नहीं किया जा रहा है, हमारे पास आंकड़ा नहीं है और इसलिए हम इसमें शामिल नहीं कर पाते हैं। तो पहली सीमा ये है। ठीक है। दूसरी बात, जो राष्ट्रीय आय हमने कहा कि राष्ट्रीय आय ये है, राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय के साथ साथ एक और चीज सोचिए, हमने ये भी कह लिया कि यहां प्रति व्यक्ति आय अर्थात पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, कैसे, अब इसको हम कैसे निकालते हैं, पीसीआई और इक्वल टू नेशनल इनकम बटे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। हमने निकाल लिया कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, ये कितना है, हमने कहा कि 1 लाख करोड़ है, 1 लाख थोड़े समय के लिए करोड़ है। और हमारी जो जनसंख्या है, हमने पूरी जनसंख्या से जब इसको डिवाइड किया तो हमने प्राप्त किया थोड़े समय के लिए कि 1 लाख रुपए, 1 लाख ये प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय, ये हमने मान लिया। अब आप अपने बारे में सोचिए कि ये प्रति व्यक्ति आय को बता रहा है, लेकिन क्या आपके पास वास्तव में ये 1 लाख रुपए है? नहीं है। तो हमने तो औसत निकाल लिया ना। आपने ये कहा, आप जब मैथ पढ़ते हैं तो उसकी औसत चाल कितनी है, कभी वो धीरे चल रहा है, कभी वो तेज चल रहा है, और सब मिला करके धीरे और तेज चलने को मिला करके और जो उसने दूरी तय किया और हमने दूरी और इसकी स्पीड से हमने काउंट कर लिया और हमने ये कहा कि दरअसल उसकी एक समय वो 60 की स्पीड से चल रहा था, एक समय 40 की स्पीड से चल रहा था जहाँ भीड़ भाड़ थी। तो कुल मिला करके हमने ये मान लिया कि 50 उसकी औसत चाल है और उसकी औसत गति है। तो ये औसत है ना। तो किसी व्यक्ति का ऐसे ही सोचिए, अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति को 60 रुपए की इनकम हो रही है, किसी व्यक्ति को 40 रुपए की इनकम हो रही है, किसी व्यक्ति को वो भी नहीं हो रही है। फिर हम कह रहे हैं कि ये तो औसत तो इतना है। तो इसी एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि हमने कुल जनसंख्या से और कुल देश की जो इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उससे हमने तुलना कर लिया और हमने भाग दे करके निकाल लिया कि भैया 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। अब इस जो 1 लाख करोड़ हमारा राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा संपत्ति किसकी होगी, सबसे ज्यादा इनकम किसकी शामिल की जाएगी? तो सबसे ज्यादा शामिल उनकी हिस्सेदारी होगी, जैसे अंबानी है, अडानी है, टाटा है, रिलायंस इत्यादि इत्यादि, इन सब की इनकम को इसमें शामिल किया जा रहा है और उनके राष्ट्रीय आय में योगदान को हमने कह दिया कि सब मिलाकर के प्रति व्यक्ति आय इतनी है, 1 लाख रुपए। तो ये एक औसत अवधारणा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो पीसीआई है यह एक औसत अवधारणा है, औसत अवधारणा है, यानी कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, केवल हमने कह लिया कि इतना है, बस बात खत्म। इससे कल्याण का पता चलता है क्या? कल्याण का तो पता चल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर वास्तव में ये सबके पास होता तो सब अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए इसे खर्च करते, उनकी लाइफ स्टाइल बढ़िया होती, सबके पास एक कार होता, सबके पास जो हेल्थ फैसिलिटी है वो बढ़िया होती, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया होता। मतलब अगर आपको कोई भी कुछ भी दिक्कत लग रहा है, आप गए, इलाज कराया, बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन ग्रामीण आबादी आप देखेंगे तो उसमें अधिकांश तो ऐसे लोग हैं कि जब भी कोई इस तरह की समस्या आती है, उसमें उनकी जो गाढ़ी कमाई है, गाढ़ी कमाई स्वास्थ्य पर ही खर्च हो जाता है। और कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि जो उन्होंने कमा करके रखा है, बचत रखा है, उनका जो पशु है वो भी बिक जाता है, उनकी जो जमीनें हैं वो भी बिक जाती हैं, और
मतलब इलाज कराने में सब कुछ बेचना पड़ जाता है, तब जा कर के वो कहीं बच पाते हैं। और अगर व्यक्ति उसके बावजूद भी नहीं बचा तो सब कुछ गया, और पूरे परिवार की जो जीवन की सुरक्षा है सब कुछ खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि यह एक औसत अवधारणा है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बात कर ली कि यहां हमने ये कहा कि जो ये राष्ट्रीय आय है यह क्या है, औसत अवधारणा है, औसत अवधारणा। ठीक है, एक ये बात। अब एक बात और सोचिए, जो संसाधन हैं, अगर संसाधनों का आवंटन सही तरीके से होता तो फिर क्या इस तरह की समस्या होती? जैसे भूमि है, सबके पास भूमि होती, वो कृषि करते और कृषि कार्य करके और फिर अपनी आजीविका चलाते और बाकी जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा कर देते। तो इससे ये नहीं पता, उत्पादन तो हो रहा है, हमारी राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है, लेकिन क्या मेरे पास भी उतने संसाधन हैं? आप सोचिए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे कि क्या सबके पास बराबर भूमि है? किसी के पिताजी के पास हो सकता है कि भूमि न के बराबर हो, किसी के पास ऐसा हो सकता है कि 10 बीघे जमीन हो। तो संसाधनों का जो आवंटन है, यहां पर यह बताया जा रहा है कि संसाधनों का असमान वितरण हुआ है। संसाधनों का असमान वितरण। ठीक है, संसाधनों का असमान वितरण। अगर समान वितरण होता तो फिर सबकी आय बराबर होती और हम मान लेते कि हाँ यहां पर चीजें ठीक है। और इसीलिए भूमि सुधार, अगर आप लोगों को याद हो तो भूमि सुधार भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, एक तो ये बात हमने देख ली। अगली बात, थोड़े समय के लिए सोचिए कि अगर संसाधनों का असमान वितरण है, या आप इसको कह लीजिए समान वितरण वितरण नहीं, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि समावेशी विकास नहीं हुआ है, समावेशी विकास नहीं हुआ है। समावेशी विकास का मतलब क्या है कि मैं भी विकास में शामिल हूं, आप भी विकास में शामिल हों, मेरे पास भी अगर संसाधन कम थे, मेरे पास भी संसाधन हो, आपके पास भी संसाधन हो। तो क्या यहां पर यह व्यवस्था हो रही है? क्या असमान वितरण है तो संसाधन नहीं है? जैसे भूमि, बहुत आसान भाषा में समझते हैं, मेरे पास भी भूमि है, आपके पास भी भूमि है, आपने भी कृषि किया, मैंने भी कृषि किया, मेरे भी जो खाद्य की ज़रूरतें हैं वो पूरी हुई, आपकी भी पूरी हुई। तो यहाँ पर जो संसाधन था समान वितरण हुआ है तभी तो। और अगर ये नहीं हुआ है तो न तो मेरे पास खाद्यान्न है, न मेरे समकक्ष और लोगों के पास खाद्यान्न है, लेकिन आपके पास है, एक व्यक्ति के पास जिसके पास बहुत सारा भूमि है उसके पास है, और वो सरप्लस उत्पादन कर रहा है, वो बेच भी रहा है, उसकी अन्य ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पर समावेशी विकास का इससे पता नहीं चलता, या समावेशी विकास नहीं होता। अब एक बात और सोचिए, यहाँ पर केवल समावेशी विकास की ही बात नहीं है, जो संसाधन हैं उनके असमान वितरण के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण समस्या के रूप में देखा जाता है कि जो महिलाओं की आय थी, इसमें मैंने कहा था महिलाओं की आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो ये कुल मिलाकर के 4 इससे संबंधित बातें हैं, ये इसकी सीमाएं हैं, और इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। कई बार पूछ लेता है, मेंस में भी पूछ लेता है कि राष्ट्रीय आय की सीमाएं क्या हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। अब जो आप लोगों से मैंने एक और बात बताया था कि एक होता है व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय आय, और एक, अच्छा ये शायद हम लोगों ने पढ़ लिया था,
हाँ, ये हमने नहीं पढ़ा है अभी, तो इसको देख लेते हैं। व्यक्तिगत आय देख लेते हैं। व्यक्तिगत आय क्या होती है? तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि एक परिवार को सभी स्रोतों से प्राप्त आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? एक तो पहली बात ये है, क्या है? परिवार, परिवार, और दूसरी बात आय। ये आय कैसी है? सभी स्रोतों से प्राप्त। सभी स्रोतों से प्राप्त। अब यहां जब सभी स्रोतों की बात की जा रही है तो कौन कौन से स्रोत हैं? यहां पर देखिए, एक हमने कहा कि उत्पादन का कारण है। उत्पादन केवल लिख रहा हूं, अभी इसको मिटा दूंगा समझने के लिए। उत्पादन का कारण। और दूसरा हस्तांतरित। हस्तांतरित। यहां पर उत्पादन का कारक आप इसे ऐसे कह सकते हैं क्या कि अर्जित आय। हम ऐसा कह सकते हैं ना, अर्जित आय, अर्थात आपने सर्विसेज दिया है या आपने प्रोडक्शन किया है और उसके बदले जो आपको आय प्राप्त हुई है उसे हम कह रहे हैं कि ये अर्जित आय है। और यहां पर हस्तांतरित आय, हस्तांतरित आय जो किसी न किसी रूप में, जैसे सरकार ने सब्सिडी दे दिया, उसको भी तो हम कहेंगे। ठीक है, तो ये सभी स्रोतों से प्राप्त। तो मान लीजिए आपने एक वित्तीय वर्ष में जो अर्जित आपकी आय है वो टोटल आपने प्राप्त किया कितना? 10,000 रुपये। 10K आपने प्राप्त किया। और जो यहाँ पर हस्तांतरित आय है कुल मिलाकर के आपने यहाँ 2,000, 2K। टोटल जो आपका हुआ 12K, अर्थात 12,000 आपका हुआ। तो ये 12,000 क्या है? यह व्यक्तिगत आय है। ठीक है, सभी स्रोतों से प्राप्त की बात की जा रही है। कारक आय प्लस हस्तांतरित आय। आप इस अर्जित आय को आप ऐसे भी कह सकते हैं। इसको इसलिए तीनों शब्दावलियां लिख रहा हूं क्योंकि किसी भी शब्दावली का प्रयोग परीक्षा में किया जा सकता है। तो इसलिए यहां पर कारक आय। ठीक है, कारक आय। तो कारक आय प्लस हस्तांतरित आय, इन सबको मिलाकर के हम कहते हैं कि ये क्या है? यह व्यक्तिगत आय है। अब मान लिया कि व्यक्तिगत आय आपकी ये है, लेकिन अब सरकार ने इसी पर कहा कि भैया आपकी आय तो है, इसमें से अलग अलग तरीकों से कुल मिलाकर के हमने ये कहा कि सरकार ने आपसे 3,000 रुपये का 3K का कर ले लिया या टैक्स ले लिया। 3K का सरकार ने आपसे टैक्स ले लिया। और जो टैक्स सरकार ने लिया, अब बताइए कि कुल मिलाकर के आपके पास कितना बचा? अब शेष कितना है? तो यहां पर 9K, 9K। ये जो 9K है ये आपका, इसी को कहते हैं कि यह व्यक्तिगत प्रयोज्य आय है या व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। तो ये जो आपके पास बचा, इसको कहा जा रहा है यह व्यक्तिगत व्यय योग्य आय या प्रयोज्य आय। यही है ना? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो 12K आपको मिला हुआ है, इस 12K से आप पूरा खर्च कर पा रहे हैं क्या? नहीं खर्च कर पा रहे हैं। 3,000 तो यहां पर आपको टैक्स देना पड़ा ना। 3,000 टैक्स दे दिया तो आपका खर्च कहां हुआ? खर्च तो केवल आप इतना ही कर सकते हैं ना। तो इसीलिए कहा गया है कि यह व्यक्तिगत व्यय योग्य आय है, अर्थात इस 9,000 में से जो भी आपको खरीदना है इसी से आप खरीदेंगे।
अर्थात आप इसी का व्यय कर पाएंगे, बाकी तो जो 12,000 है वो दिखाने के लिए है। ठीक है, तो व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, इन दोनों में अंतर है। ये शब्दावली एनसीईआरटी में प्रयोग की गई है, इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से कुछ भी यहाँ पर बता दिया। अच्छा, अब एक बात सोचिए कि हमने ये तो बात कर लिया कि ये ठीक है। अब इन बातों को समझने के बाद ये जो हमने कहा कि राष्ट्रीय आय की सीमाएं, अब इसी में एक और एनसीईआरटी में एक हेडलाइन है, उस हेडलाइन को देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। फिलहाल यहाँ पर बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, एनसीईआरटी को दिखाता हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी दिख रहा है आपको, सीमाएं देख रही हैं, क्या ये सबका कल्याण समान रूप से सुनिश्चित करता है? नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं संसाधनों का समान वितरण नहीं हुआ है, समावेशी विकास नहीं हुआ है। यह एक औसत अवधारणा है, अनौपचारिक क्षेत्र की आय को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो अगर इसको छोड़ दें तो बाकी यहाँ पर आप बताइए कि क्या ये ठीक बात है? राष्ट्रीय आय हमारी कितनी भी हो, हमारी ग्रोथ बढ़ जाए, हम कह रहे हैं कि हम विकास, हम समृद्धि कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रोथ की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है जिसे हम समृद्धि लिखते हैं, प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है, समृद्धि। ठीक है, हमारी समृद्धि हो रही है, लेकिन सबको समान लाभ मिल रहा है? समान लाभ नहीं मिल रहा है। यही बातें यहां पर एनसीईआरटी में बताई गई हैं। देखिए, मौद्रिक सकल घरेलू और वास्तविक कर, अब यहाँ पर इससे संबंधित सारी बातों को हम लोग देख चुके हैं। सारी बातों को देखने के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण, इससे सकल घरेलू उत्पाद का वितरण, यह कितना समरूप है। यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है तो कल्याण उसके अनुसार वृद्धि नहीं हो सकती, कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात, इस स्थिति में संपूर्ण देश के कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वर्ष 2000 में किसी काल्पनिक देश में 100 व्यक्ति थे, जिनमें से प्रत्येक की आय 10 रुपये थी, अतः देश का सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपये था आय विधि से, जो इनकम मेथड है। ठीक है, मान लीजिए 2001 में उसी देश में 90 व्यक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति की आय 9 रुपये थी और शेष 10 व्यक्तियों की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय है, वो 20 रुपये थी। अब यहाँ पर देखिए 10 और 9 और 20 हो गया, तो मान लीजिए कि उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में दोनों अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ष 2001 में देश की सकल घरेलू उत्पाद 90 इंटू 9 रुपये प्लस 10 रुपये, यहाँ पर कहा गया है प्लस 10 रुपये 20 रुपये, 810 रुपये प्लस 200 रुपये, टोटल हमारा कितना हो गया? 1010 रुपये हो गया। अवलोकन कीजिए कि 2000 की तुलना में 2001 में देश का सकल घरेलू उत्पाद 10 रुपये अधिक था, किंतु यह तब हुआ जब 90% लोगों की आय में 10% की कमी आई। तो एक तो ये बात है। मौद्रिक विनिमय की बात करें तो मौद्रिक विनिमय, अर्थव्यवस्था के अनेक कार्यकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप से नहीं होता है। यहाँ पर मौद्रिक रूप से नहीं होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए महिलाएं जो अपने घरों में घरेलू सेवाएं देती हैं, उनको हम शामिल नहीं करते। दूसरी बात, उसके लिए उसे कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। मुद्रा की सहायता के बिना अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में जो मैंने बताया, विनिमय करते हैं। कई बार वो खाने के बदले भी सेवाएं दे देते हैं, क्योंकि इस तरह की समस्या देखी जाती है। विनिमय होते हैं, उसे उस वस्तु की या उस वस्तु के विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय में वस्तुओं का सेवाओं की बात की जा रही है, एक दूसरे के बदले प्रत्यक्ष रूप से विनिमय होता है। मैंने जैसे गांव में क्या होता था, मैं जिस रीजन से हूँ वहाँ पर कृषि कार्य के लिए आलू की बुआई होती थी। तो आलू की बुआई में क्या होता था, जितने लोगों को गांव से बुलाया जाता था, गांव के व्यक्तियों को, उनको शाम को केवल एक टाइम का भोजन दे दिया जाता था। ठीक है, अच्छा सा भोजन बनता था और उनको जितने लोग जा कर के उसमें जो बीज डाल रहे हैं या जो कुदाल से वर्क कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर होता क्या था कि शाम को सबको खाने पर बुलाया जाता था, पूरे दिन उनसे मेहनत कराया गया और फिर शाम को उनको खाना दे दिया गया। तो क्या हम उसको
शामिल कर पाए? हमने देखा क्या कि उन्होंने कितनी मजदूरी दी, कितने मूल्य के बराबर मजदूरी दी? तो हमारे पास तो उसका कोई डेटा है ही नहीं। डेटा जब मुद्रा में लेन देन नहीं हुआ तो हम उसको शामिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर वस्तु विनिमय में वस्तुओं का सेवाएं एक दूसरे के बदले प्रत्यक्ष रूप से विनिमय होता है, लेकिन चूंकि मुद्रा का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है, इसलिए विनिमय दरों को आर्थिक कार्यकलाप का हिस्सा नहीं माना जाता है। विकासशील देशों में जहां अनेक सुदूर क्षेत्र अल्प विकसित हैं, इस प्रकार के विनिमय होते हैं, लेकिन इनकी गणना प्रायः देश के घरेलू उत्पादों में नहीं होता। इस स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद का अल्प मूल्यांकन होता है, सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। अतः सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन मानक तरीके से करने पर हमें उत्पादक कार्यकलाप और किसी देश के कल्याण का स्पष्ट संगत नहीं मिलता कि दरअसल हमारी इकॉनमी बढ़ी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे देश में समृद्धि हुई। पहले हमारी इकॉनमी ऐसे कह लिया कि $1 ट्रिलियन की थी, अभी हमारी इकॉनमी $2 ट्रिलियन की हो गई। लेकिन हमने ये तो देखा, ये हो तो गई, लेकिन क्या सबका कल्याण सुनिश्चित हो पा रहा है? हमारी $5 ट्रिलियन की इकॉनमी की बात हुई है कि 2025 तक हमें करना है, लेकिन $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो भी जाएगी तो भी क्या गरीबी खत्म हो जाएगी? हमारी इकॉनमी इस समय विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, ठीक है, लेकिन क्या फुटपाथ पे लोगों को उनकी जरूरत की वस्तुएं मिल जा रही हैं? नहीं मिल रही हैं। अभी भी उन्हें भरपेट खाना तक नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है बाह्य कारक। तो ये बताने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है या समृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सबका कल्याण यहाँ सुनिश्चित हो रहा है, ठीक है। बाह्य कारक की बात करें, बाह्य कारकों से तात्पर्य किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ हानि से है जिससे दूसरा पक्ष प्रभावित होता है, जिसे भुगतान नहीं किया जाता, दंडित। जैसे बाह्य कारकों का कोई बाजार नहीं होता जिसमें उनको खरीदा या बेचा जा सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक तेल शोधन संयंत्र है जिसमें कच्चे पेट्रोलियम का परिशोधन हुआ, मतलब परिष्करण हुआ। वो जो बढ़िया पेट्रोल है उसको एक तरफ निकाला गया, उससे थोड़ा खराब है एक तरफ निकाला गया, उसमें से केरोसिन ऑयल निकाला गया, फिर मोवी ऑयल निकाला गया, ऐसे ऐसे करके। तो ये कहा जा रहा है परिशोधन हो रहा है, ठीक है, परिशोधन होता है और उसे बाजार में बेचा जाता है। तेल शोधक यंत्र का निर्गत, ठीक है, इसके द्वारा परिशोधित तेल की मात्रा है। हम तेल शोधक संयंत्र के मध्यवर्ती के मूल्य, इस स्थिति में कच्चा तेल की बात करें, कच्चा तेल मध्यवर्ती वस्तु है, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था कपास वाले एग्जाम्पल के माध्यम से, को इसके निर्गत से घटाकर मूल्य वर्धित का आकलन कर सकते हैं। तेल शोधक संयंत्र के मूल्य वर्धित की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में गणना की जाती है, किंतु उत्पादन के संचालन में तेल शोधक संयंत्र जो तटवर्ती नदियां हैं को भी प्रदूषित करती हैं। आखिर जो कुछ भी हमने तेल शोधन किया, तो तेल शोधन के बाद जो उसके खराब कंपोनेंट्स थे, उन कंपोनेंट्स को हमने नदी में बहा दिया। उस बहाए हुए अपशिष्ट का, या कूड़ा करकट कह लीजिए या कचरा कह लीजिए, सबसे आसान भाषा कचरा कह लीजिए, जिस कचरे को हमने नदी में डाल दिया उसका प्रभाव तो अर्थव्यवस्था पर पड़ा, लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा। और लोगों के स्वास्थ्य पर यदि प्रभाव पड़ा है तो आप इस बात को सोचिए और इस बात को समझिए कि इससे क्या लोगों की उत्पादन क्षमता नहीं प्रभावित हुई? इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमने ये मान लिया यहां पर तेल शोधन यहां पर हो रहा है। जैसे मथुरा में रिफाइनरी है, ठीक, अब मथुरा में रिफाइनरी है तो उसका अपशिष्ट भी तो निकल रहा होगा। यहां से हमने कहा कि पेट्रोल आ गया, एक ही उत्पाद को मानते हैं, पेट्रोल आया। अब यहां पर और अन्य वस्तुएं यहां पर हमारे पास आ गई।
लेकिन यहां अपशिष्ट का विसर्जन ठीक है, हमने अपशिष्ट का विसर्जन कर दिया। ठीक, अपशिष्ट का विसर्जन कर दिया, ये कहाँ गया? नदी में। अब नदी में गया, नदी का जल प्रदूषण हुआ और इसी जल का हमने पेयजल के रूप में इस्तेमाल कर लिया। इसी को हमने प्यूरिफाई करके हमने पेयजल के रूप में इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इस प्रदूषण का कंपोनेंट तो इस पानी में है और पानी में होने की वजह से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। स्वास्थ्य प्रभावित हुआ यानी कि मैं बीमार हुआ। और बीमार होने का मतलब क्या हुआ? क्या यहां पर जो तेल शोधन हो रहा था इसका लाभ किसको मिल रहा है? लाभ हम मान लेते हैं XYZ, ये इस नामक कंपनी है, इसको मिल रहा था ना। लेकिन इनडायरेक्टली इसका प्रभाव किस पर हुआ? स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। व्यक्ति, इसको नहीं पता है कि ये व्यक्ति कौन है और इस व्यक्ति को भी नहीं पता है कि इसका लाभ किसको मिला और किसने ऐसा किया। तो आप ऐसे समझिए कि इसका जो प्रभाव देखा जा रहा है, स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। और स्वास्थ्य प्रभावित होने का मतलब यह है कि मैं बीमार हुआ और बीमार होने की वजह से मैं काम पर नहीं गया, मैंने छुट्टी कर ली, तो इससे मेरी आय प्रभावित हुई, मेरी उत्पादन क्षमता कम हो गई इसी वजह से ना। तो इसको हम अप्रत्यक्ष रूप से शामिल करते हैं। और साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझ लीजिए। होता क्या है, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग हो सकता है कि मुखर्जी नगर के आसपास हो या मुखर्जी नगर में हो, या मैक्सिमम लोग ये भी हो सकता है कि वो स्मोकिंग करते हो। दिल टूट गया, देवदास बन गए, देवदास की कगार पे हैं, ऐसा भी हो सकता है। पता चला कि आप जहाँ पर खड़े होकर के धुआं उड़ा रहे थे, वहीं आपकी जो चंद्रमुखी थी उनसे पारो चंद्रमुखी, कहीं पर कुछ विवाद हुआ। ये जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, कोई भी जेंडर हो सकता है, वो किसी और के साथ हैं या हैं, मेल फीमेल कोई। अब आपका दिल टूट गया, आपने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। मैक्सिमम लोग यही एक्सक्यूज़ देते हैं, दिल टूट गया, बहुत फ्रस्ट्रेशन है इसलिए पी रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन वो धुएं में निकालते हैं, ठीक बात है, मान लेते हैं। आपने सिगरेट पिया, यहाँ पर एक दुकान पे बैठे हैं ऐसे, ये भाई साहब हैं, ठीक, और यहीं पर एक व्यक्ति और है। इन्होंने सिगरेट जलाई और इसका धुआं इन्होंने छोड़ना शुरू किया। अब ये भाई साहब यहीं से सांस ले रहे हैं, इनका धुआं एटमॉस्फेयर के माध्यम से, मतलब आसपास जो फैला है, ये धुआं ले रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये इनडायरेक्टली उसी धुआं को, चूंकि ये इनको ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेंगे तो ये धुआं उस ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो इनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इनको कहा जाता है एक्टिव स्मोकर और इनको कहा जाता है पैसिव स्मोकर। तो ये वही तो है, यही तो बातें हम समझ रहे थे, ठीक है। तो यहीं पर यही सारी बातें एनसीईआरटी में कहा गया है कि फलतः नदी का नाविक अपनी आय और उपयोगिता से वंचित होगा। क्यों? यहाँ पर देखिए, किंतु उत्पादन के संचालन में तेल शोधन जो संयंत्र है तटवर्ती नदियों को प्रदूषित कर सकता है। इससे उन लोगों को हानि पहुंच सकती है जो नदी जल का उपयोग करते हैं, अतः उनकी उपयोगिता में कमी होती है। प्रदूषण में मछली अथवा नदी के अन्य जीवों के जीवन को खतरा हो सकता है। फलतः नदी का जो नाविक है अपनी आय और उपयोगिता से वंचित हो जाएगा, क्योंकि नाविक जो है वो या जो मल्लाह है, जो मछली पकड़ता है, मछुआरा है आप कह लीजिए, उसकी इनकम किस पर निर्भर है? मछलियों पर। मछलियाँ ही प्रदूषित हो गई और मछलियाँ प्रदूषित हो गई, मछलियाँ मरने लगी, तो फिर आय किसकी प्रभावित हुई?
उस व्यक्ति की, और जो व्यक्ति खाया उसका भी स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। ठीक है, होने वाली आय से वंचित पड़ सकता है। तेल शोधन संयंत्रों द्वारा दूसरों पर डाले गए हानिकारक प्रभावों, दूसरे पर डाला गया, अभी जो दो हमने व्यक्तियों को देखा था, ठीक है, प्रभावों जिनकी उन्हें कोई लागत नहीं अदा करनी होती है, ठीक है, बाह्य कारक कहे जाते हैं। इस स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद को इन बाहरी कारकों में शामिल नहीं किया जाता है, यह भी समस्या है। इन सारी बातों को समझ लिया तो अंततः ये हमारा लेसन खत्म होता है। अब इस लेसन के साथ साथ अब दूसरा हम लेसन शुरू कर रहे हैं, और दूसरा लेसन इसी में आपका कौन सा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर चलिए अब दूसरे लेसन को शुरू कर देते हैं, और इसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग। देखिए, मुद्रा और बैंकिंग, तो जो हमारा अगला लेसन है उस लेसन पर चलते हैं, मुद्रा और बैंकिंग को देख लेते हैं। देखिए, मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, ये हमारी एनसीईआरटी 12वीं क्लास की है, और इस 12वीं क्लास की एनसीईआरटी का तीसरा लेसन है, और इस तीसरे लेसन में मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में बात की गई है, उससे संबंधित बातें बताई गई हैं। तो मुद्रा क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने पहले की एनसीईआरटी में भी चर्चा किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें अगर रिकॉल होंगी तो यहाँ से चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर नहीं रिकॉल हो रही हैं तो इसको तो हम पढ़ने वाले ही हैं। तो देखिए, मुद्रा क्या है, सबसे पहले मुद्रा और बैंकिंग, बैंकिंग सिस्टम को आगे चल करके हम पढ़ेंगे, मुद्रा को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो बताइए मुद्रा क्या है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। एक फ्रांसिस ए वाकर नामक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था मनी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। फ्रांसिस ए उनका नाम था फ्रांसिस ए वाकर। फ्रांसिस ए वाकर, इनका कहना है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा का कार्य करे। इसका मनी इज व्हाट मनी डज, ठीक है। उन्होंने कहा था मनी इज व्हाट मनी मनी डज, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब मुद्रा क्या कार्य करती है, अब इस पूरी डेफिनेशन को आप क्लास के अंत तक, मतलब ये वाला जो लेसन है या आगे भी आप हमेशा याद रखेंगे। तो मुद्रा क्या करती है, यह आर्थिक क्रियाओं में प्रयोग होती है। आर्थिक क्रियाएं, और आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, यही तो है। ये चार आर्थिक क्रियाएं हैं। हम लोगों ने इससे पहले, अगर आप लोगों को याद हो तो
हम लोगों ने आर्थिक एजेंट के बारे में बात किया था, आर्थिक एजेंट। और इन आर्थिक एजेंटों में हम लोगों ने 3 एजेंटों को समझा था। एक बच्चे का कमेंट आया था कि आर्थिक एजेंट में क्या हम IMF को, वर्ल्ड बैंक को शामिल करेंगे। यहाँ पर एक देश की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, हम अर्थव्यवस्था, यहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में जब आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा था, एक परिवार था जिसे हम हाउस होल्ड कह रहे थे, परिवार, और यहाँ पर हमने कहा था कि फर्म है, और यहाँ पर कहा था गवर्नमेंट है। हाउस होल्ड यहाँ पर फर्म है और यहाँ गवर्नमेंट है। ये एक अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था में बात हो रही है, न कि ग्लोबली बात हो रही है, वैश्विक स्तर पर बात नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पर इनको देखेंगे ना, न कि आप उनको इसमें शामिल करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आर्थिक एजेंट है, और आर्थिक एजेंटों का हम लोगों ने क्या बात किया था कि यह आय का प्रवाह, कैसा, वर्तुल प्रवाह, ठीक। और इसी वर्तुल प्रवाह में अगर याद हो तो हमने कहा था कि निवेश होगा, और निवेश में हम लोगों ने 2 प्रकार के बात कर लिए थे, उपभोग और व्यय। क्या होगा, उपभोग और व्यय, 2 तरह के निवेश होंगे, क्लियर है। तो उपभोग और निवेश ये कहाँ कैसे होगा, हमारे पास कोई माध्यम भी तो होना चाहिए। तो बैंक को हम लोगों ने संक्षेप में देख लिया था। तो बैंक वाली स्थिति अगर याद हो तो मान लीजिए हमारी आय हुई, ये निवेश, उपभोग और व्यय तभी हुआ जब हमारी आय हुई। आय हुई तो हमने ये कार्य किया। अब वो आय का बचत भी तो करना है, तो हम लोगों ने ये कहा कि इसी आय से संबंधित हमने बैंकिंग व्यवस्था की बात कर ली थी कि बैंकिंग, या आप संक्षेप में कह लीजिए उपभोग, ठीक है। हम बैंक के बीच में व्यवस्था को देख लिए थे कि बैंक बीच में आ रहा है। अब यहीं से सारी चीजें, ये जो स्थिति आपने देखी थी, यहां पर प्रयोग होगा मुद्रा और बैंकिंग में, ठीक। तो यहां आई होप आप चीजें पीछे का रिकॉल किए होंगे, आप लोगों को चीजें याद होंगी, क्योंकि अगर नहीं याद है तो फिर समस्या है। समस्या क्यों है, क्योंकि आप लोगों को चीजें बताई गई हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि आप लोग उसे रिकॉल करें, आप उसे रिवाइज करें। अगर नहीं रिवाइज किया है, रात भर अगर रात्रि सेवाएं दिए हैं, तो उसमें तो ना तो मैं कुछ कर सकता हूं, ना संस्थान कुछ कर सकता है। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाऊं, आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए, ठीक है। अब अपने हिस्से की जिम्मेदारी आपने गलती से समझ लिया कि सोना बाबू को ही बस सेवाएं देना है, तो फिर तो वहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने ये समझ लिया कि मुद्रा, यहाँ पर हमने देख लिया कि आर्थिक क्रियाएं हैं क्या हैं, और इन आर्थिक क्रियाओं के लिए सोचिए, इनको अब हटा देते हैं और इनको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, इन सभी आर्थिक क्रियाओं के लिए मुद्रा चाहिए? बिना मुद्रा का हो सकता है क्या? उत्पादन करने के लिए, उत्पादन में आप कारकों को भुगतान करना है। उपभोग के लिए आप क्या करेंगे, उपभोग के लिए जब व्यय कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, आप क्रय करेंगे। क्रय किस में करेंगे, मुद्रा में। आप विनिमय करेंगे, खरीदेंगे, तो भी आपको मुद्रा चाहिए। वितरण करेंगे तो भी ये सारी चीजें चाहिए। तो इसलिए हमें इन आर्थिक क्रियाओं को भी याद रखना है, क्योंकि अब जो ये शब्दावलियां हैं, ये आगे चल करके जो बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं, उनका प्रयोग होगा और बड़े पैमाने पर प्रयोग होगा। और जब प्रयोग होगा तो फिर आप लोगों को वो चीजें रिकॉल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा के रूप में कार्य करे। तो मुद्रा की हमें आवश्यकता पड़ी ही क्यों?
पहले इसको समझ लें। जो एनसीईआरटी में जो बातें बताई गई हैं उनको हम देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों। एनसीईआरटी पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, मुद्रा विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। तो विनिमय, जो हम लोगों ने आर्थिक क्रियाओं की बात की थी, उसमें विनिमय भी आपने देखा, ठीक। सर्वमान्य माध्यम है। सर्वमान्य क्यों है? क्योंकि मैं भी उसे स्वीकार करता हूं, मुद्रा को आप भी स्वीकार करते हैं। और अगर लीगल टेंडर मनी है तो आप उसे लेने से इनकार नहीं कर सकते। जीवन में ध्यान रखिए, कहीं आप गए और मान लीजिए कहीं अपने सोना बाबू के साथ गए और पता चला एक ही नोट बची है और वो भी नोट फटी हुई है, ठीक है, और इतना नहीं फटा है कि वो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ जो दुकानदार है वो लेने से इनकार कर रहा है। मान लीजिए चिल्लर ही बचा हो, 1-1 रुपये का सिक्का बचा हो, तो 1-1 रुपये का सिक्का आप उसको दिए और वो लेने से इनकार करने लगा। तो आपके पास यह अधिकार है कि आप उसे कह सकें कि भैया लिखित में दे दो कि ये रुपया आप नहीं लोगे, और आप कह करके देख लेना। वो फिर अगर जानकार होगा तब तो वो कहेगा कि मैं लिखित में नहीं दूंगा, और हो सकता है कि वो जबरिया करने वाला व्यक्ति हो, थोड़ा सा तगड़ा हो, तो भी इनकार कर सकता है कि नहीं लिख करके दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। लेकिन अगर व्यक्ति समझदार होगा, उसे इसके बारे में पता है, तो वो कभी भी आपको लिख करके नहीं देगा कि मैं ये पैसा नहीं लूँगा, मैं लेने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि फिर सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो लीगल टेंडर मनी है। क्लियर? तो यहाँ पर कहा गया है कि ये ऐसी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति विशेष से बनी हो, वहाँ पर अब एक ऐसे टापू के बारे में सोचिए। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप कहीं ऐसे जगह पे गए, टापू, यहां पर केवल आप हैं, ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद ये एक ऐसा टापू है समुद्र में। यहां पर कोई बैंक नहीं है, ठीक है, कोई बैंक नहीं है, ना ही आपके अलावा हो सकता है कि यहां पर 2 परिवार हों, 2 परिवार। यहाँ की अर्थव्यवस्था वैसे नहीं चल रही है जैसे हम सोच रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं। क्या यहाँ पर मुद्रा की आवश्यकता होगी? यहाँ पर मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं है। एकल व्यक्ति है, वो अपना जो कुछ भी कार्य करना है वो कर रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पर मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी। यही बात एनसीईआरटी में बताई गई है कि देखिए कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति विशेष से बनी हो, उसमें वस्तुओं का कोई विनिमय नहीं हो सकता, और इसलिए वहां मुद्रा की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरी बात, एक से ज्यादा व्यक्ति होने पर भी अगर वे बाजार के संव्यवहार, बाजार क्या है? बाजार याद होगा, बाजार वह स्थान है जहां पर क्रेता और विक्रेता क्रय विक्रय करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया? बाजार के संव्यवहार। इसीलिए मैंने कहा कि पीछे की क्लास की जो शब्दावलियां हैं वो इस्तेमाल होंगी, अगर वो याद नहीं है तो दिक्कत होगी, और फिर उस दिक्कत के लिए आप मुझे दोष मत देना, ठीक है। तो बाजार के संव्यवहार में भाग नहीं लेते हैं। जैसे कि किसी टापू पर कोई एक परिवार रहता हो तो वहां मुद्रा का कोई कार्य नहीं होता है, किंतु जैसे ही एक से अधिक आर्थिक एजेंट होंगे, एक से अधिक आर्थिक एजेंट याद हैं, जो उत्पादन और इन सब में जो प्रवाह है, उस प्रवाह में ये विश्वास रखते हैं और उस प्रवाह में भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ पर आय का प्रवाह होगा ना, तो देखिए किसी टापू पर कोई एक परिवार रहता हो, वहां मुद्रा का कोई कार्य नहीं होता है, किंतु जैसे ही एक से अधिक आर्थिक एजेंट बाजार के माध्यम से व्यवहार शुरू करते हैं, मुद्रा विनिमय को सुविधाजनक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। मैंने ये कहा कि मेरे पास ये एक मोबाइल है और ये एक रिमोट है,
ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, इस हाथ को मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, इस हाथ को मान लीजिए कि एक व्यक्ति है। ये जो मोबाइल है, इस व्यक्ति के पास, जिसके पास रिमोट है, उसने सोचा कि मोबाइल मुझे चाहिए। अब इसको भी ये जो बेच रहा है या जो ये चाहता है कि ये कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेरा रिमोट ले ले और मुझे मोबाइल दे दे, लेकिन ये जिसके पास मोबाइल है ये कह रहा है कि मुझे रिमोट की नहीं, मुझे तो जूते की ज़रूरत है। तो फिर यहाँ पर क्या स्थिति होगी, कैसे इस समस्या का समाधान किया जाएगा? तो इस समस्या का समाधान एक ही है कि कोई मध्यवर्ती वस्तु यहाँ पर उपलब्ध हो। अब मध्यवर्ती वस्तु क्या है? मध्यवर्ती वस्तु यही, इसी को कहा जा रहा है कि यह मुद्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एजेंट बाजार के माध्यम से संव्यवहार शुरू करते हैं, मुद्रा विनिमय को सुविधाजनक बनाने का महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाएगा। और यही मान लीजिए कि दो व्यक्ति मिल गए, एक ने कहा कि मुझे मोबाइल चाहिए और दूसरे ने कहा कि ठीक है मुझे रिमोट चाहिए। अब दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, अब दोनों की ज़रूरतें पूरी हो गई, लेकिन मोबाइल की कीमत ज़्यादा है और इसकी कीमत ज़्यादा कम है। तो फिर यहाँ पर तो समस्या होगा कि ये व्यक्ति जिसने अपना मोबाइल दिया है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो कह रहा है कि यार मैं तो ठग गया, रिमोट की कीमत कम है और मोबाइल की कीमत ज़्यादा है। इसको क्या कहा जाता है? जो एक्सचेंज कर लिया गया उसको कहते हैं कि यह वस्तु विनिमय है। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु विनिमय कहा जाता है, यद्यपि वे आवश्यकताओं के उभय संयोग की असंभाव्यता को अनुमानित करते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? आवश्यकताएं, किसकी कैसी आवश्यकता है? मेरी आवश्यकता मोबाइल की थी, अब दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता जो रिमोट है उसकी थी। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि संयोग भी तो होना चाहिए कि दोनों एक जैसे ही व्यक्ति मिले, जिसके पास मोबाइल हो वो मोबाइल देना चाहता हो और उसे रिमोट की ज़रूरत भी हो। तो जब तक ऐसा संयोग नहीं बनेगा तब तक मेरा कार्य रुका रहेगा, अर्थात जो व्यक्ति वस्तु विनिमय करने वाले हैं उनका कार्य रुका रहेगा। तो फिर इस समस्या के समाधान के लिए विश्व में एक व्यवस्था आई और उसे कहा गया कि यह मुद्रा है। अब मुद्रा कहाँ से आ रही है इसको समझ लेते हैं। मुद्रा कहाँ से आई, एक बार इस पैराग्राफ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मुद्रा कैसे उसका जन्म हुआ। तो यहाँ पर जैसे असंभाव्यता को अनुमानित करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति के पास चावल का अधिशेष है जिसके बदले में वह वस्त्र विनिमय करना चाहता है। यदि वह बहुत भाग्यशाली नहीं है तो उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी मांग ठीक विपरीत हो, अर्थात उसे चावल की ज़रूरत हो और उसे वह ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध कपड़ों के बदले विनिमय चाहता हो। ज़रूरत से ज़्यादा जो उसके पास है, अर्थात हम बेचते कब हैं? जब हमारे पास अधिशेष होता है, तभी तो हम किसी को देते हैं। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर बता दी गई हैं। बताने के साथ साथ अब बात आती है कि मुद्रा के कार्य क्या हैं। तो मुद्रा के कार्य को पढ़ने से पहले हम एक बार मुद्रा कहाँ से आ रही है उसको समझ लेते हैं। एक गांव है, यहां पर गांव, और इस गांव में हमने ये कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसको हम सर्राफ कह रहे हैं। मान लीजिए धनीराम। धनीराम ये कौन है? ये सर्राफ है, इस गांव में रह रहे हैं। अब लोगों के पास यहां पर मान लेते हैं 4 व्यक्ति हैं। इस गांव में धनीराम, इनके पास सभी लोगों के पास है। जैसे ये ए है, नाम रख लेते हैं कुछ, राम, श्याम। ठीक है, राम, श्याम, घनश्याम और यहाँ पर राहुल। किसी का नाम राहुल हो तो वो बुरा ना माने, और अगर बुरा मान ले तो अब क्या कर सकते हैं।
ये राम नामक व्यक्ति है, इसके पास भी सोना है। इन सभी चारों लोगों के पास सोना है। क्या है? सोना का मतलब सोना बाबू नहीं, यहां पर सोना का मतलब गोल्ड है। ठीक है, आप सोना का मतलब स्लीपिंग वाला भी नहीं है, सोना का मतलब गोल्ड है। अब ये चार लोगों के पास सोना एक बहुमूल्य धातु है। तो इन्होंने कहा कि भैया एक काम करते हैं, हम इसी में विनिमय कर लेते हैं। लेकिन विनिमय क्या हुआ? सबको पता है कि भाई चोरी हो सकती है, कोई और समस्या हो सकती है। तो फिर उन लोगों ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, धनी राम के पास चलते हैं। जो धनी राम है उसके पास अपना सोना रख देते हैं। धनी राम के पास चारों लोग गए और धनी राम को अपना सोना दे दिया। और सोना देने के बाद धनी राम उनको सुरक्षित रख लेता है। सबके पास 1-1 केजी सोना है। 4 लोग हैं, 4 केजी, यहां पर 4 केजी। मान लीजिए धनी राम के पास भी कुछ सोना होगा, तो धनी राम वाला भी छोड़ देते हैं, केवल हम इन 4 लोगों की बात कर लेते हैं। इन चारों लोगों के पास जो सोना है उन्होंने धनी राम के पास जमा कर दिया। धनी राम ने उसे रख लिया, लेकिन बदले में इनको कुछ चाहिए तो, कि मैंने भाई आपके पास सोना रखा है, कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने क्या किया, धनी राम ने एक लिखित कागज दे दिया। लिखित कागज, ठीक है। और जो कागज दिया गया, इसके माध्यम से ये कहा धनी राम ने कि आप जब भी आना, आप ये दिखा करके ले लेना। ठीक। तो अब राम भैया को जरूरत पड़ी कि मुझे किसी व्यक्ति से सामान लेना है। मान लीजिए इनको जरूरत पड़ी कि यह गेहूं खरीद लें। ठीक है, गेहूं 10 केजी, केवल एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूं, तो उसको वैसे ही लें 10 केजी गेहूं। अब ये मत कहिएगा कि आधे किलो सोना में कैसे आएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि 10 केजी गेहूं खरीदना है। 10 केजी गेहूं के लिए गए बाजार में, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरे पास सोना है और इस सोना को मैंने धनी राम के पास रखा हुआ है। और ये जो धनी राम हैं, विश्वसनीय व्यक्ति हैं, यहाँ जो वो रखे हैं, ये लिखित रूप में मुझे ये कागज दिए हैं। ठीक, मेरा जो 1 केजी सोना यहाँ पर है, इसके बदले मैं तुमसे गेहूं ले रहा हूं। तो जो एक 5वां व्यक्ति है, इन 4 व्यक्तियों के अलावा यहां पर व्यापारी, ठीक है, व्यापारी, ये कौन है? 5th नंबर का व्यक्ति है। इसके पास ये गए और इन्होंने यही कागज इसको दे दिया। और कागज देने के बाद कहा कि जो मेरा 1 केजी सोना है, ये लो कागज, और जा करके इस कागज के बदले तुम वहां से सोना ले सकते हो। मुझे गेहूं की जरूरत है, मुझे दे दो। ठीक है, ये व्यक्ति गया और उसको पता है कि ये विश्वसनीय व्यक्ति है, लिखित कागज इनको दिया और उसके बदले मिल गया। और अब यहां पर, ठीक है, जो ये व्यापारी है, मान लीजिए इसको कह रहे हैं हम कि धनराज, धनराज सेठ, धनराज सेठ। ये धनराज सेठ, इसके पास जो सोना है उसके बदले जो दस्तावेज इनको मिला है, मतलब जो कागज मिला है, उस कागज को अपने पास रखते हैं। और इन्होंने क्या किया कि इसी कागज के बदले यहां से इनसे वो जो गोल्ड है, उस गोल्ड को ले लिया। हो सकता है कि गोल्ड न लिया हो, कागज भी इनके पास, इस व्यक्ति के पास है। अब ये व्यक्ति क्या किया कि ये जो गेहूं लिया, इसका इसने जो कुछ भी अपनी जरूरत के लिए प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद अब क्या हुआ कि इस व्यक्ति को पता है, धनी राम, कि इसके पास कितना है। ये 4 लोगों का सोना 4 केजी इसके पास है। 4 केजी, 4 केजी सोना इसके पास है। अब यहां पर देखिए,
ये जो कागज दिया है यह किस रूप में प्रयोग हो रहा है? यही कागज इसका मुद्रा के रूप में प्रयोग, ठीक है, प्रयोग हो रहा है। अब जो कागज था वो मुद्रा के रूप में लगातार इन लोगों के बीच में सर्कुलेट हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। दूसरी चीज, अब हमने ये तो समझ लिया कि किस तरह से एक कागज मुद्रा का रूप ले लिया, बात समझ में आ गई। अब बात आती है यहीं पर धनीराम, ये जो धनीराम है इनके साख सृजन की बात आती है कि साख सृजन कैसे कर रहे हैं। तो ये धनीराम भैया जो हैं इन्होंने कहा कि यार 4 लोगों का मेरे पास यहाँ पर 4 केजी जमा है, एक और व्यक्ति है जिसे हम कह रहे हैं वहां पर धनराज हैं, यहाँ पर मनराज, इनको मान लेते हैं मनराज, ये भी एक व्यक्ति हैं और इन्हें रुपए की जरूरत है, मतलब इनको गोल्ड की जरूरत है, सोना, ठीक है, इनको सोना चाहिए क्योंकि इन्हें कुछ व्यापार करना है। तो धनीराम ने ये कहा कि एक काम करते हैं, ठीक है, मेरे पास जो 4 केजी है उसमें से 1 केजी मैं इनको दे रहा हूं और इनको दे करके, ठीक, और यहीं से मैं, ये जो चारों व्यक्ति हैं वो चारों एक साथ तो लेने आएंगे नहीं, और जब एक साथ लेने आएंगे नहीं तो 4 केजी में से 1 केजी दे दिया, और दे दिया तो इनकी ज़रूरत पूरी हो गई। और ये जो मनराज हैं ये गए यहाँ पर धनराज के पास और इनसे कहा कि मुझे कुछ सामान दे दो क्योंकि ये भी सेठ हैं। और इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे पास सोना है। तो कहा कि सोना कौन सा है? तो सोना ये दिखाया कि मेरे पास सोना है 1 केजी, और यही सोना इनके पास रख करके उन्होंने अपनी ज़रूरत को पूरा कर ली। तो ये भाई साहब, अब जो धनराज हैं, इन भाई साहब ने इसी सोने को यहाँ पर रख दिया। अब बात बताइए, सोना एक्चुअल में है कितना? 4 ही केजी है। अब इस व्यक्ति के पास जो सोने का जो भंडार है, एक्चुअल में इसके पास कितना आ गया? एक्चुअल में इसके पास है तो 4 केजी ही, लेकिन अब इसके पास उसकी सोने के मूल्य की बात करें तो 5 केजी सोने के मूल्य के बराबर इसके पास एसेट है, क्योंकि जिसको ये दिया था इस व्यक्ति ने इसको दिया और इस व्यक्ति ने यहाँ पर दोबारा इनके पास जमा कर दिया। तो इसने इनसे कुछ लिया, ब्याज लिया, और उसके बाद ये भी इनको दिए। अब इसकी साख सृजन यहीं पर हो गई, साख सृजन। और अगर आप लोगों को याद हो, ये जो इतनी बातें बताई गई, ये सारी बातें हम लोगों ने साख सृजन वाली बात जो क्लास हुई थी कि मुद्रा और साख सृजन कैसे होता है, बैंक साख सृजन कैसे करते हैं, सारी बातें वहाँ पर बताई गई थी। यहाँ पर 2 बातों का मेल दिखाई दे रहा है। एक बात ये है कि मुद्रा कहाँ से आई, हमने कैसे ये प्रचलन में आई, और दूसरी बात साख सृजन कैसे हुआ। अब बात कर लेते हैं यहीं पर कि ये जो कहा जा रहा है कि मुद्रा के कार्य क्या हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो मुद्रा को रख रहा है, और जब हम ये कह रहे हैं कि जो वो कागज़ दिया गया था, यहाँ पर जो कागज़ दिया गया था, इस कागज़ का मूल्य क्या था? कागज़ का मूल्य यही था ना जो 1 केजी सोना है, उसी के बराबर तो मापा गया था कि ये जो कागज़ रखा गया है और जो लगातार सर्कुलेट हो रहा है, दरअसल वो सोने के मूल्य के बराबर है। तो आप यहाँ पर पहली बात क्या कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का जो पहला कार्य है वह यह है कि ये मूल्य का माप करता है। किसकी? तो पहला कार्य मूल्य की माप करता है, ठीक है। किसके मूल्य के? तो यहीं पर वस्तु और सेवा,
इन दोनों के मूल्य की माप करता है। मैंने कितने किलो सेवा दिया ये नहीं मापा जाता है, मैंने कितने मूल्य का सेवा दिया ये मापा जाता है, आपने कितने मूल्य की वस्तु खरीदी ये मापा जाता है। तो मूल्य का माप करता है। और दूसरी बात यहीं पर बात होगी कि ठीक है ये तो समझ में आ गया, इसके अलावा और क्या करती है मुद्रा? यह विनिमय का माध्यम है ना, आप इसके बदले आप कुछ खरीद सकते हैं। तो मुद्रा, एक व्यक्ति वो है जो व्यापारी है और एक व्यक्ति उपभोक्ता है। आप इसको उत्पादक भी कह सकते हैं। ये क्या चाहता है? ये मुद्रा चाहता है। और ये क्या कर रहा है? इसे वस्तु चाहिए। किसके बदले चाहिए? तो मुद्रा के बदले चाहिए। तो यहां पर कहा जा रहा है विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम। ठीक है, अच्छा, विनिमय का माध्यम तो हो गया, ये बात समझ में आ गई। और क्या करता है? आप जो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये व्यापारी है या यहां पर उत्पादक है, तो कोई उत्पादक उत्पादन क्यों करता है? उत्पादन क्यों करता है? लाभ के लिए, लाभ के लिए उत्पादन कर रहा है। मतलब वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, किस में? तो मुद्रा में, इसी में तो कमाना चाहता है। ठीक है, तो अगली बात ये हुई कि यह मूल्य संचय का माध्यम है। तो यहां अगली बात आप लिख लेंगे, यहां पर मूल्य का संचय। ठीक है, मूल्य का संचय कर रहा है। अब मूल्य का संचय कर लिया, मेरे पास जितना होगा उतना मेरी साख रहेगी, उतना मैं समय के अनुसार अगर ज़रूरत होगी तो मैं उसका प्रयोग कर सकता हूं। अब मान लीजिए कि मैंने और आपने, ए नामक व्यक्ति ने और बी नामक व्यक्ति ने ये कहा कि हम अभी आपको ये दे रहे हैं और जब मैं इसे लौटाऊंगा तो आप मुझे दे दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो क्रियाएं नहीं हुई वो बाद में होने वाली हैं। तो जो इसको हम कह रहे हैं कि न बाद के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो इसको कहा जाता है स्थगित भुगतानों की माप। क्या कहा जाता है? स्थगित भुगतान की माप। ठीक है, अब एक और बात, ये केवल स्थगित भुगतान की माप तक ही सीमित नहीं है, यह साख का आधार है। मतलब आपके पास, आपको मैंने कहा कि मैं आपको चेक दे रहा हूं या मैंने आपको ड्राफ्ट दे दिया। ठीक है, मैंने ड्राफ्ट बनवा लिया फिर किसी को दे दिया, तो ये क्या है? हम मेरे साख का आधार है ना। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ये क्या है? साख का आधार। ये किस आधार पर मैंने किया? क्योंकि मेरे पास मनी है और मनी है, उस आधार पर मैंने चेक जारी कर दिया। तो जिस व्यक्ति को दिया गया उसके पास, एक तो जिसने दिया उस व्यक्ति के पास आधार है तभी तो उसने जारी किया। तो यहां पर क्या है? ये साख का आधार है। अगली बात ये होती है मूल्य का हस्तांतरण करना। अब मूल्य का हस्तांतरण कैसे किया जाता है, अब इसको समझ लीजिए। मान लीजिए दिल्ली में आपके पास जमीन है, ठीक, या घर है, या कहीं भी किसी भी कस्बे में आपके पास घर है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, बहुत समस्याएं हैं, मैं काम करता हूँ, मैं कहीं और चलता हूँ। कहीं और कहाँ पर? तो किसी ऐसे स्थान पर चलता हूँ जहाँ पर इन्वायरमेंट साफ है, वहाँ पर जो जीवन की गुणवत्ता है वो बढ़ेगी, या वहाँ पर क्वालिटेटिव लाइफ में जी सकूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ की एसेट को बेचेंगे, मतलब
जो आपका घर है उसे बेचेंगे और उस घर को बेचने के बाद जो पैसा आपको प्राप्त हुआ या जो मुद्रा प्राप्त हुई, उस मुद्रा के माध्यम से आप कहीं और जा कर के आपने संसाधन खरीद लिया, मतलब आपने घर खरीद लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक स्थान पर संपत्ति को बेचा और दूसरे स्थान पर आपने संपत्ति खरीद लिया। तो ये मूल्य का हस्तांतरण हुआ ना। मूल्य का हस्तांतरण कहां से? एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो गया। तो यहां पर क्या होगा? मूल्य का हस्तांतरण। क्या हो गया? मूल्य का हस्तांतरण हो गया। तो ये आपने समझ लिया कि मुद्रा का दरअसल कार्य क्या है। यही सारी बातें यहां पर एनसीईआरटी में भी बताई गई हैं। देखिए यहां पर बताया गया है कि मुद्रा क्या है। मुद्रा सुविधाजनक लेखा की एक इकाई है, उसके आधार पर हम माप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां सबसे पहले क्या कहा जा रहा है? जैसा कि ऊपर वर्णित है, मुद्रा की सर्वप्रथम भूमिका यह है कि वह विनिमय के माध्यम के रूप में काम करे। मेरे और आपके बीच, किसी के भी बीच में। बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि उच्च कीमतों के कारण व्यक्तियों को अपने आधिक्य के विनिमय के लिए योग्य व्यक्तियों की तलाश करनी पड़ती है। यहाँ पर ये कह रहा है कि मुद्रा सुविधाजनक लेखा की एक इकाई के रूप में कार्य करती है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो आपने संस्कृति आईएएस को फी पे किया, दरअसल वो फी बताती है कि जो हम सेवाएं दे रहे हैं उन सेवाओं का मुद्रा के मूल्य के रूप में माप किया जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जब हम कहते हैं कि एक कलाई घड़ी का मूल्य 500 रुपये है, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है कि कलाई घड़ी का विनिमय मुद्रा की 500 इकाइयों से की जा सकती है। यहाँ मुद्रा की एक इकाई रुपया है। यदि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है और एक कलम की कीमत 10 रुपये है, तो हम कह सकते हैं कि जो पेंसिल की सापेक्ष कीमत है उसकी गणना कर सकते हैं। जैसे एक कलम की कीमत 10 × 2 = 5 पेंसिल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो मैंने आपको अभी लिखवाया वो सारी बातें इसमें नहीं हैं, लेकिन जो बातें पढ़ाई जाती हैं और जो कार्य पढ़ाया जाता है मुद्रा का, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें पढ़ लिया। ठीक है, अब बात आती है यहीं पर दूसरी, कि जो मुद्रा है उस मुद्रा की, यहाँ पर देखिए, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग कैसे होती है और मुद्रा की पूर्ति कैसे की जाती है? तो मुद्रा की मांग की जानकारी सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसकी जानकारी कैसे होती है। तो हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि हम मुद्रा की मांग की जानकारी प्राप्त करें। मांग की जानकारी, ठीक है, इससे संबंधित बातों को समझ लें। हम जानकारी लोग, जैसे जब हम ये कह रहे हैं मुद्रा की जानकारी लोग मुद्रा क्यों चाहते हैं? हम इसी की तो जानकारी चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मुद्रा चाहता है तो वो क्यों चाहता है। तो यहाँ पर पहली बात आती है, आप इसको ऐसे कह लीजिए, जानकारी किस चीज की? लोग मुद्रा क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? पहली बात। तो जब हम ये समझ लेंगे कि लोग मुद्रा क्यों चाहते हैं, तो उससे आगे की हमारी जो बातें हैं, मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है, ये समझ में आ जाएगा। तो पहली बात होती है कि लोग सौदेबाजी करना चाहते हैं। जितना जिसके पास मुद्रा होगी वह उतना सौदेबाजी करने में सक्षम होगा।
तो यहाँ पहली जो बात होगी वो होगी सौदा। ठीक है, सौदा करना। दूसरी बात क्या होगी कि द्रव्य का संग्रह। द्रव्य का संग्रह, अब यही वो बातें एनसीईआरटी में ही बताई गई हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं कि द्रव्य का संग्रह। द्रव्य का संग्रह कैसे, यहां पर देखिए, यहां पर कहा गया है मुद्रा की मांग हमें यह बताती है कि लोग कुछ द्रव्य क्यों चाहते हैं, क्योंकि मुद्रा सौदे के संचालन के लिए आवश्यक है। जैसे सौदे का संचालन, ठीक, खरीदना संचालन के लिए आवश्यक है। सौदे के मूल्य तय करेंगे कि लोग कितना द्रव्य रखना चाहते हैं। ये समझ में आ गई कि सौदे का ये क्या कहा जा रहा है, सौदे का मूल्य। अगर सौदे का मूल्य बड़ा है, मतलब हमें ज़्यादा वस्तुएं खरीदनी है और ज़्यादा वस्तुएं खरीदने के लिए हमें सौदा करना है, तो उसी के मुकाबले हमें द्रव्य ज़्यादा रखना पड़ेगा। द्रव्य का मतलब मुद्रा, हमें द्रव्य ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितने अधिक सौदे किए जाएंगे उतनी ही अधिक द्रव्य की मांग बढ़ेगी। अर्थात आप यहाँ पर क्या कहेंगे, द्रव्य का संग्रह ये क्यों होगा, मांग अगर अधिक है तो द्रव्य का संग्रह अधिक होगा। और यदि द्रव्य का संग्रह अधिक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मुद्रा की मांग बढ़ रही है। समझ में आ गया? दोबारा से हम ये कह रहे हैं कि मुद्रा की मांग, इससे हमें जानकारी क्या मिलती है, हमें क्या जानकारी चाहिए कि लोग मुद्रा क्यों चाहते हैं। तो लोग सौदा करने के लिए मुद्रा चाहते हैं। सौदा किस चीज़ का, तो वस्तु और सेवा का हो सकता है। तो जब सौदा अधिक होगा या सौदेबाजी की गतिविधियां ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब ये है कि उस सौदे को पूरा करने के लिए या उस वस्तु को खरीदने के लिए हमें द्रव्य का संग्रह करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर मांग ज़्यादा होगी तो द्रव्य का संग्रह ज़्यादा होगा और इसकी वजह से मुद्रा की मांग बढ़ेगी। यहाँ पर मुद्रा की मांग, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहीं पर कहा गया है द्रव्य की मांग होगी क्योंकि सौदे की मात्रा आय पर आधारित होती है। सौदे की मात्रा किस पर, हमारी आय ही तो निर्धारित करती है कि हम कितने बड़े पैमाने पर डिमांड कर सकते हैं, आय ही तो निर्धारित करती है। तो यहाँ पर आय पर आधारित होती है। यह स्पष्ट है कि आय में वृद्धि होगी। अब जब हम ऐसी स्थिति देखेंगे कि हमें सौदा करना है और सौदा करने के लिए हमने देखा कि मांग बढ़ रही है। मांग किसकी बढ़ रही है, तो यहाँ पर द्रव्य के संग्रह की मांग बढ़ रही है। तो उस सौदेबाजी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी आय बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि आय पर आधारित होती है। यह स्पष्ट है कि आय में वृद्धि होगी इससे। और जैसे भी जब लोग अपनी बचतों का द्रव्य के रूप में रखने के बजाय बैंकों में रखते हैं जिस पर उन्हें ब्याज प्राप्त होता है, लोग कितना रुपया अपने पास रखेंगे ब्याज की दर पर भी निर्भर करेगा। अब एक बात को समझो, यहाँ पर कह रहा है कि मुद्रा की मांग, और मुद्रा की मांग में हम लोगों ने दो बातें समझ ली। एक तो हम लोगों ने सौदे को समझ लिया, द्रव्य का संग्रह समझ लिया और द्रव्य की मांग को भी समझ लिया। ठीक है, द्रव्य की मांग क्यों बढ़ेगी, यहीं पर यहाँ पर द्रव्य की मांग बढ़ रही है, यहाँ पर देखिए। और द्रव्य की मांग बढ़ने के साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि ब्याज की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, ब्याज की प्राप्ति के लिए भी तो हमें मुद्रा चाहिए। तो अगर मान लीजिए मांग बढ़ती है तो हम संग्रह भी बढ़ाएंगे। और थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि अगर मुद्रा पर ब्याज अधिक मिलने लगे, ब्याज अधिक,
अभी ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है कि एक बाजार में सर्कुलेट हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि ब्याज अगर अधिक मिलने लगे, ब्याज कहाँ पर, यहाँ पर बैंक की बात हो रही है, इंटरेस्ट बैंक पर, बैंक में ब्याज ज़्यादा मिलने लगे। तो जब बैंक हमें ब्याज ज़्यादा दे रहा है तो हम क्या करेंगे, बैंक में जमा अधिक होगा, और जब जमा अधिक होगा तो बाजार में जो मुद्रा की मांग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मुद्रा की मांग में कमी, यहां पर मुद्रा की मांग में कमी हो जाएगी। यही बातें एनसीईआरटी में बताई गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मांग है, अब एक तो हम लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ पर मुद्रा की मांग, ये इस पर निर्भर करती है कि मुद्रा पर अगर ब्याज ज़्यादा मिल रहा है तो जमा पर ब्याज ज़्यादा मिलेगा तो जमा ज़्यादा होगा, और जमा ज़्यादा होगा तो यानी कि मुद्रा की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ब्याज चाहिए। अब ब्याज के साथ साथ लोगों के पास जो ब्याज है, यहाँ पर देखिए, हाँ, क्योंकि सौदे की मात्रा आय पर आधारित होती है, यह स्पष्ट है कि आय में वृद्धि होगी जैसे भी जब लोग अपनी बचतों के रूप में रखते हैं, द्रव्य बचतों के रूप में रखने के बजाय बैंकों में रखते हैं जिस पर उन्हें ब्याज प्राप्त होता है। लोग कितना रुपया अपने पास रखेंगे यह निर्धारित करता है कि उस समय ब्याज की दर कितनी है, या ब्याज की दर पर यह निर्भर करेगा। विशिष्ट रूप से जब ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो अपने पास द्रव्य रखने में दिलचस्पी कम रखते हैं, क्योंकि द्रव्य को रोक कर रखने का अर्थ होता है ब्याज वाली जमाओं का कम होना। अब दूसरी बात, जब ब्याज वाली जमाएं जो हैं, अगर वहां पर ब्याज ज़्यादा मिल रहा है तो जमा ज़्यादा होगा और मुद्रा की मांग में कमी होगी, और अगर ब्याज कम मिल रहा है तो मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी और जमाएं कम होंगी, ठीक है। तो यहाँ तीन बातें बता दी गई हैं। कम होना, इस प्रकार कम ब्याज की प्राप्ति, और इसलिए ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग गिर जाती है। ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग, अगर यहाँ पर बाजार में मान लीजिए ब्याज दर हमें ज़्यादा मिल रही है, ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, तो यानी कि जमा बढ़ेगा, मुद्रा की मांग कम होगी, ठीक है। अगर मुद्रा पर ब्याज, यहां पर देखिए, मुद्रा पर ब्याज अगर अधिक है, जमा अधिक होगा और मुद्रा की मांग में कमी आएगी। और इसी के विपरीत स्थिति, अगर ब्याज मान लेते हैं ब्याज कम होगा, जमा कम होगी और मुद्रा की मांग में यहां पर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। विपरीत स्थिति ये चलती रहेगी। तो ये बात आपने यहां पर समझ लिया। अब यही जो यहां पर कहा गया है मुद्रा की मांग और पूर्ति, तो इससे संबंधित अब यहीं पर मुद्रा की मांग, ब्याज अधिक होगा, ब्याज अधिक होगी तो जमा यहां पर अधिक होगा, और जब जमा अधिक होगी तो जमा के साथ साथ यहां पर मुद्रा की मांग कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर सोचिए, ब्याज कम, जमा कम होगा और मुद्रा की मांग अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे ये क्या हो रहा है। अब इसे आसान भाषा में फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे जैसे बाजार में हम मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वस्तुओं का क्रय करना है, ठीक है। ऐसे समझिए, हमें सौदा करना है,
तो सौदे की बात, जितना ही ज़्यादा सौदा का मात्रा बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा द्रव्य की मांग बढ़ेगी, ठीक है, द्रव्य का संग्रह भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर जब उसकी पूर्ति की बात हो रही है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा तब होगी जब उस पर ब्याज कम मिलेगा। कौन ब्याज देगा? बैंक ब्याज देगा। तो यदि बैंक ब्याज दर कम दे रहा है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जमा लोग बैंक में नहीं करेंगे, और अगर बैंक ब्याज ज़्यादा दे रहा है तो लोग अपनी मुद्रा को वहाँ पर जमा करेंगे और इसकी वजह से मुद्रा की मांग में कमी आ जाएगी। ठीक उसके विपरीत स्थिति ये होगी जो हम लोगों ने देख लिया। अब बात होती है कि मुद्रा की आपूर्ति कैसे हुई और कैसे नहीं हुई। तो यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति, इसके बारे में, मुद्रा की मांग हमने देख ली। अब यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति हम लोगों ने देख ली। मांग और पूर्ति हम लोगों ने इसके पक्ष को देख लिया। अब सीधी सीधी सी बात करते हैं कि मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है। तो मुद्रा की पूर्ति को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मुद्रा की पूर्ति पर बात करते हैं। यहां पर देखिए, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में दो बातें हमें देखने को मिलती हैं। एक तो मुद्रा की बात कर रहे हैं, नकदी और बैंक जमाएं, ठीक। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में ठीक है, इसमें होता क्या है, पहली बात मुद्रा की होती है, फिर नकदी की बात होती है और फिर बैंक जमाएं। तो बैंक जमाओं के आधार पर मुद्रा की माप की जाती है, ठीक है। हम बैंक जमाओं के आधार पर, जैसे हमने यहां पर देखा कि यहां पर जमा की बात हो रही है, बैंक जमाओं के आधार पर हम लोगों ने मुद्रा की पूर्ति की बात कर ली कि अगर बैंक में जमा ज़्यादा हो रहा है यानी कि यहाँ पर बाजार में मुद्रा की मांग कम है, और साथ ही साथ हम यह भी समझ रहे हैं कि अगर उस पर ब्याज कम मिल रहा है तो बाजार में मुद्रा ज़्यादा उसकी डिमांड हो रही है, संग्रह भी ज़्यादा होगा या संग्रह उसका बढ़ेगा। तो यहाँ पर दो बातें हैं। जो बैंक हैं जमाओं के आधार पर मुद्रा की माप कैसे करते हैं, ये बातें समझ लेते हैं। तो जमाओं के आधार पर मुद्रा की माप, अब ये कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर दो तरह की व्यवस्था हमें देखनी होती है। एक जिसको हम कहते हैं किसी भी देश का, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो आधुनिक स्वरूप है बैंकिंग व्यवस्था का, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग और आपूर्ति ये कैसे हो रही है, कौन इसको रेगुलेट कर रहा है और कहाँ से आपूर्ति होती है, ये सारी बातें। तो सबसे पहले दो बातें समझना होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में दो तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो एक होता है केंद्रीय बैंक, अर्थात विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक होता है। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत में केंद्रीय बैंक भारत के संदर्भ में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो ये कार्य करता है, केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है। दूसरे होते हैं वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक जिन्हें हम कहते हैं कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, और ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इन दोनों की गतिविधियों को हमें समझना है और डिटेल में समझना है। तो इन दोनों की गतिविधियों को हम अगली क्लास में डिटेल में समझेंगे। यही सारी चीज़ें हम आगे लेकर के चलेंगे, अगली क्लास है, इसलिए आज के सेशन में इतना ही। अगली क्लास में हम इसे डिटेल में समझेंगे और फिर इस क्लास को हम फिनिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।